चलो स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। ठीक है। टर्मिनोलॉजी मतलब आपको अकाउंटिंग में कोई भी विषय हो, चाहे डॉक्टर वाला हो, चाहे इंजीनियर वाला हो, चाहे वकील वाला हो, चाहे अभी कंप्यूटर सीखा आपने, हर विषय में हर विषय के शब्द अलग अलग, भाषा अलग अलग होती है, जिसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। वो शब्द उसी विषय में यूज़ होते हैं। क्योंकि अभी आप अकाउंट के एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, अभी आप जनरल एंट्री बनाओगे। अब जनरल एंट्री बनाओगे तो उसमें जो शब्द हैं, है ना, उस शब्दों की मीनिंग समझोगे तभी उस सब्जेक्ट को सॉल्व कर पाओगे। हर विषय की होती है ऐसे टर्मिनोलॉजी, वकीलों की अलग होती है ना। तो वैसी टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं हम, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है। तो उसमें पहला विषय आता है, पहला सब्जेक्ट आता है, पहला वर्ड आता है, वो है बिजनेस। तो बिजनेस से क्या समझते हो? एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एज बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया काम। माल खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदो, बेचो, या उसको बना के बेचो। ठीक है। माल, वस्तु, ठीक है। या फिर सर्विस में कैसे, जैसे आपको कोई चीज़ नहीं बेच रहा है, जैसे टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर आपको सलाह देता है, वो सर्विस है। तो सर्विस का आदान प्रदान भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर उसका प्रकार अलग हो जाता है, बट लेन देन जो होता है दो चीज़ों का, वो होता है बिजनेस। ठीक है। दूसरा आता है प्रोफेशन, जो सर्विस की बात की हमने। और सर्विस के लिए अपने को इसमें आना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब थोड़ी बारीकी में जाएंगे, जनरल आदमी हर कोई समझता है, बट थोड़ा बारीकी में आएंगे। तो प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे मैंने टीचर और डॉक्टर का एग्जांपल बताया, तो उसमें क्या होता है, किसी एक विषय में आपको ट्रेनिंग लेना होता है। ट्रेनिंग लेके फिर अनुभव भी लेना होता है, एक्सपीरियंस भी लेना होता है। बिना ट्रेनिंग और अनुभव के आप काम नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें लेंगे, और किसी अनुभवी व्यक्ति के अंडर में लेंगे, जो खुद वो करता हो। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की ट्रेनिंग ज़रूरी है, डॉक्टर से ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है ना। जैसे मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, फिजिक्स के अलग होते हैं, अकाउंट्स के अलग होते हैं। ठीक है। और यहाँ आपको अकाउंट के टीचर से नहीं, अकाउंटेंट से ट्रेनिंग मिल रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये फ़र्क है। ठीक है। तो एक्सपर्ट हैं आप, तो एक्सपर्ट बन के आप सर्विस देते हैं और बदले में फ़ीस लेते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं, 10 रुपये वाली चीज़ 15 में बेचेंगे, 5 रुपये प्रॉफिट, है ना। यहाँ सर्विस देंगे, बदले में फ़ीस लेंगे, है ना। तो संस्थागत प्रोफेशन भी होते हैं और व्यक्तिगत प्रोफेशन भी होते हैं। जैसे संस्था होती है हॉस्पिटल, तो आपको सर्विस देती है ना। व्यक्ति होते हैं डॉक्टर, ठीक है। फिर संस्था होते हैं स्कूल, तो व्यक्ति होते हैं टीचर, ये सर्विस देते हैं, है ना। फिर होटल होते हैं, होटल में हम कोई चीज़ खरीदने थोड़ी नहीं जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसकी सर्विसेज का उपयोग करते हैं, राइट। ठीक है। वैसे इंजीनियर होते हैं, वकील होते हैं, ये सिर्फ हमको एक्सपर्ट के नॉलेज के बेस पे सर्विस देते हैं। तो ये हुआ प्रोफेशन। ठीक है। तो बिजनेस को हिंदी में बोलते हैं व्यापार, इसको बोलते हैं व्यवसाय। क्या बोलते हैं? व्यवसाय, व्यापार और व्यवसाय। क्लियर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉमर्स। तो कॉमर्स वो गतिविधि होती है, एक्टिविटी, जो कि जो माल फैक्ट्री में बनता है ना, उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उसको बोलते हैं कॉमर्स। तो इसमें दो चीज़ें कवर होती है। इंडस्ट्री, जहाँ माल बनता है, तो इंडस्ट्री का मकसद होता है माल बनाना, ताकि उपभोक्ता तक वो माल पहुँचे। अब कोई चीज़ चाइना में बन रही है ना, कोई चीज़ मुंबई में बन रही है, तो रायपुर कैसे पहुँचेगी? फैक्ट्री उसकी मुंबई में, बहुत दूर है, तो एक पीस खरीदने आप तो मुंबई जाओगे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर कॉमर्स जो होता है ना, वो वितरण का सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का। एक फैक्ट्री से चारों तरफ माल जाता है। ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग माल को ट्रेड और ऐड टू ट्रेड के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है। ट्रेड यानी क्या होता है? व्यापार। और ये होता है ऐड टू ट्रेड, यानी व्यापारिक गतिविधियों में सहायक, सर्विस सेक्टर, उसको बोलते हैं ऐड टू ट्रेड। ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, है ना। इसको बोलते हैं कॉमर्स। कॉमर्स होता है वाणिज्य। ठीक है। माल फैक्ट्री में बनाना और उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का और सहायक गतिविधियों का सहयोग लेना, उसके सहयोग से माल उपभोक्ता तक पहुंचता है। जैसे माल मुंबई में फैक्ट्री बना, तो रायपुर माल कैसे पहुंचा, तो आपको कौन सी सपोर्टिंग गतिविधियां करनी पड़ी जिसकी वजह से माल रायपुर में मिला? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट, कि माल वहाँ से यहाँ आया, नंबर 1, तो एक ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है? आपस में बिजनेस में कौन कौन से सेक्टर जो है यूज़ होते हैं, जिनकी हमको सेवाएं लेनी पड़ती है? एक होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा होता है
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीसरा होता है कम्युनिकेशन में मोबाइल और इंटरनेट, ठीक है। चौथा होता है बैंक, ये मुख्य सेक्टर है। हर व्यक्ति को इनकी सहायता से ही अपनी गतिविधि को संचालित करना होता है ना। आप बिजनेस कर रहे हो तो बैंक में भी काम पड़ेगा, मोबाइल इंटरनेट भी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, माल इधर से उधर भेजने के लिए, खुद को आने जाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ गतिविधियों के माध्यम से फैक्ट्री में माल बनता है और होलसेल और रिटेलर की सहायता से और इन गतिविधियों की सपोर्ट से माल उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो ये पूरा बिजनेस साइकिल इस तरीके से चलता है। तो उसको बोलते हैं वाणिज्य या कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोप्राइटर की बात करते हैं। तो जो बिज़नेस का मालिक होता है, जो बिज़नेस को चलाता है, वो प्रोप्राइटर होता है। तो पर्सन, एक व्यक्ति जो कि बिज़नेस में पूंजी लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, फिर उसको मैनेज भी करता है ना, सारे काम वो खुद करता है और बदले में एम्प्लॉय भी रखता है, उनको सैलरी देता है, बट मेन फ्रंट में वो खुद रहता है, ठीक है। फिर उसमें बिजनेस के रिस्क को भी वहन करता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, होता है कि नहीं, है ना। आप यहाँ आ जाइए। फिर उसमें जो उसको प्रॉफिट होता है, उसमें जो उसको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को भी ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, जो व्यापार का मालिक होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब पूंजी, तो पूंजी वो अमाउंट होता है जो कि प्रोप्राइटर के द्वारा व्यापार में लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है। आप जैसे कोई दुकान खोलोगे तो आप हुए प्रोप्राइटर और जितना पैसा आप लगाओगे वो हुई आपकी कैपिटल, पूंजी। इतने मैंने पूंजी लगाई, है ना। वो कैश भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकता है, वो असेट्स भी हो सकता है। तो गुड्स असेट्स क्या है हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से क्या समझते हो, खर्चे। कोई भी काम करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। जैसे हमने अभी देखा क्या बोलते हैं कॉमर्स में कि हम ट्रांसपोर्ट की सहायता लेते हैं, हम मोबाइल इंटरनेट की सहायता लेते हैं, हम बिजली की सहायता लेते हैं, तो बदले में हमको उनके बिल पटाने पड़ते हैं, ठीक है। या प्रोप्राइटर खुद बिजनेस करता है, मैनेज करता है, तो बदले में अगर 2 आदमी रखेगा तो उनको सैलरी देगा, तो वो सब एक्सपेंसेस होते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो टू एक्टिवेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस सर्टेन पेमेंट्स आर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एड टू ट्रेड, ठीक है। तो एग्जांपल इसके हैं जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, दुकान का खर्चा, आना जाना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये मोटर भाड़ा, ठीक है, ये बिजली बिल, ठीक है, फिर ये सैलरी वेतन, फिर ये रेंट किराया, फिर इंटरेस्ट ब्याज, अगर लोन लोगे, लोन लेके बिजनेस करोगे तो ब्याज लगेगा, फिर एजेंट के माध्यम से माल बेचोगे खरीदोगे तो कमीशन लगेगा, है कि नहीं। फिर माल बेचने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट भी करोगे, ये सारी गतिविधियाँ करनी होती है, तो इसमें खर्चे आते हैं। तो खर्चे, सारे खर्चों को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अभी एक्सपेंसेस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक फ़िक्स होते हैं और एक वेरिएबल होते हैं, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है, परिवर्तनशील। हाँ, फिक्स जैसे है, हमेशा अमाउंट अगर सेम रहेगा तो वो फिक्स होगा। जैसे किराया, जो किराया हर महीने रहेगा तो हर महीने वही सेम किराया रहेगा, ठीक है। सैलरी हर महीने सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन चेंज कैसे होगा, जैसे बिजली बिल है, हर महीने अलग अलग आता है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, जैसा जैसा ज़रूरत हम उपयोग करेंगे वैसा बिल आएगा, ठीक है। भाड़ा, ट्रेवलिंग, मोटर भाड़ा, दूर जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, पास करेंगे तो कम लगेगा। फिर उसी में भी स्लीपर में जाएंगे तो अलग भाड़ा लगेगा, जनरल की टिकट अलग रहेगी, एसी की अलग रहेगी, फिर एसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड की अलग रहेगी, हवाई जहाज़ से जाएंगे तो अलग रहेगी। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल यानी परिवर्तनशील, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। सिंपल है, शब्दों में ही मीनिंग छिपी होती है। स्टॉक, स्टॉक वर्ड सुना है, स्टॉक वर्ड सुना है, स्टॉक इसको बोलते हैं, बोलते हैं ना स्टॉक ख़त्म हो गया है, नया स्टॉक आने का है, नया माल आने का है, बोलते हैं ना। हाँ, जो कहीं मतलब सामान खत्म हो जाता है उसको ला- तो जो दुकान में बिकने के लिए पड़ा रहता है वो उसको स्टॉक बोलते हैं, बिना बिका माल। माल सबसे पहले तो माल, उसके बाद वो बिना बिका हुआ, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग, सुबह जो हम जितने माल से हमने अपना काम शुरू किया, बिज़नेस शुरू किया, वो ओपनिंग स्टॉक। और रात को दुकान बंद करते समय जितना माल हमारे पास बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक, है ना। ऐसे कैश भी होता है, सुबह मैंने दुकान खोली, जितना मेरे पास कैश है, कैश इन हैंड, वो ओपनिंग कैश। रात को दुकान बंद करते समय फिर दिन भर लेन देन करूँगा तो या तो वो घटेगी या तो बढ़ेगी,
स्टॉक भी ऐसा ही है, जितना आज पड़ा है अगर मैं परचेस करूँगा तो वो बढ़ेगा, अगर सेल करूँगा तो घटेगा। तो आखिरी में रात में हिसाब देखूँगा मैं, आना आना जाना मिला के कितना अब बचा, जितना आया, हाँ जो कितना जो आएगा वो जोड़ेंगे, जो जाएगा वो घटाएंगे, फिर बाकी जो है वो क्लोजिंग बच जाएगा। तो जो आज का क्लोजिंग है वो कल सवेरे फिर ओपनिंग हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? आज का क्लोजिंग कल का फिर से ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड, वैसे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों पे अपन ये शब्द अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ें। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से? फिर आता है असेट। असेट किसको बोलते हैं? देखो, दो चीज़ें हम खरीदते हैं जब बिजनेस करते हैं। ठीक है, एक होता है गुड्स, इसमें गुड्स नहीं आया क्या? एक गुड्स होता है, हो सकता है आगे आए। असेट्स और गुड्स में कंपेरिजन में बताता हूँ आपको, फ़र्क बताता हूँ, हो सकता है इसमें आगे आए, लेकिन अभी बात निकली तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब आप बिजनेस करते हो, सपोज एक एग्जांपल लो, आप कपड़े की दुकान खोलते हो, ठीक है, तो कस्टमर आएगा तो बोलेगा ना, और नया माल नहीं आया क्या? आप बोलोगे नया माल आने का है। तो ये माल क्या है? गुड्स। ठीक है, तो गुड्स वो आइटम होता है जिसमें जिसको आप रेगुलर डील करते हो, मंगाते हो और बेचते हो, मंगाते हो और बेचते हो। कपड़ा मंगाओगे, बेचोगे, फिर दूसरा ख़त्म हो जाएगा, फिर मंगाओगे, फिर बेचोगे। तो ऐसी चीज़ को गुड्स बोलते हैं, उसी का स्टॉक होता है ना। माल बोलते हैं, माल, नया माल आया, पुराना माल आया, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, माल बोलते हैं। फिर एक होता है असेट। अब असेट भी आप खरीदते हो, लेकिन उसको बेचते नहीं हो, उसको यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर की दुकान है, तो आप कंप्यूटर खरीदोगे, कंप्यूटर बेचोगे, तो कंप्यूटर आपके लिए गुड्स है, असेट्स है। लेकिन कंप्यूटर मंगाते, खरीदते, बेचते, आपने एक कंप्यूटर घर में, ऑफिस में यूज़ कर लिया, तो अब वो कंप्यूटर बेच नहीं रहे हो, तो वो कंप्यूटर आपके लिए क्या है? असेट्स। जिसको बेचोगे वो गुड्स, जिसको यूज़ करोगे वो एसेट्स। और एक आध कंप्यूटर घर ले गए तो पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या वर्ड आया था? ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, आहरण, आपने बताया भी था, ड्राइंग। तो पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग। प्रोप्राइटर अगर दुकान से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ ले जाएगा तो वो ड्राइंग, चाहे कैश ले जाए चाहे सामान ले जाए। ठीक है, और जिस सामान को ख़रीद के आप उपयोग करोगे वो असेट, और जिसको ख़रीद के बेचोगे वो गुड्स। एक ही चीज़ तीनों हो सकती है। तो अब ये क्लियर रहेगी तभी तो आप सही सही जर्नल एंट्री करोगे। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग काम जो है ना वो जिम्मेदारी का काम है। अकाउंटिंग यानी पैसे का हिसाब किताब, उसमें गलती नहीं चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला जो कदम है कि आपको जर्नल एंट्री सही सही करनी है। सही मतलब 100% सही है। अभी तक स्कूल में 33% ही पास कर देते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में 100% यानी 100%, वो भी पैसे के मामले में, है कि नहीं? अगर हम दुकान से 199 रुपये का सामान लेंगे और 100 रुपया उसको देंगे तो क्या होगा आगे? हिसाब ख़त्म कि कुछ उसमें हम बोलेंगे कुछ दो वापस, 1 रुपया वापस मांगेंगे ना। तो हिसाब क्लियर है ना? तो वही हिसाब इसमें अपने को हिसाब रखना पड़ता है एकदम क्लियर। तो एक एक चीज़ बारीकी से, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो उस चीज़ को समझना है ना। अब एक ही चीज़ है कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को बेचने के लिए ख़रीद रहे हो तो परचेस में एंट्री करोगे, उस कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए एंट्री कर रहे हो तो एसेट में एंट्री करोगे, तो आपकी एंट्री बदल जाएगी। उसी कंप्यूटर को घर ले गए तो आपकी एंट्री बदल जाएगी। ये फ़र्क आएगा। आ रही बात ख्याल में? तो इस तरीके से एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लाट होगा, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो इनको ख़रीद के बेचोगे तो आपके लिए माल है, यूज़ करोगे तो असेट्स है, घर ले जाओगे तो ड्राइंग। ठीक है, तीनों में आते हैं ये। अब जहाँ असेट्स होता है वहाँ लायबिलिटी होता है। अभी लायबिलिटी क्या होता है? दायित्व। दायित्व यानी जो हमको देना है, चुकाना है, जो भी मुझे मार्केट में पैसा चुकाना है, जो मेरे ऊपर उधारी है, जो मेरे ऊपर लोन है, वो होता है मेरा दायित्व, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, तो जैसे हमने लोन लिया और जैसे माल उधारी में परचेस करते हैं तो उसको हम सन्डी क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हम बिजनेस में पूंजी लगाते हैं वो कैपिटल है, वो भी हमारे लिए लायबिलिटी होता है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो अब ये परचेस गुड्स टू सेल ऐड विथ प्रॉफिट, जिस माल को बेचने के लिए ख़रीदेंगे प्रॉफिट जोड़ के वो उसकी एंट्री परचेस में होगी। ठीक है, फिर जिसको बेचेंगे प्रॉफिट जोड़ के वो सेल में एंट्री होगी। ठीक है, अब इसमें
एक चीज़ और आती है ट्रांजैक्शन। अभी अगर उधारी नकदी हुई है तो वहाँ पर पार्टियों को क्या बोलेंगे, ये बात आती है सामने। ठीक है, तो जिस पार्टी को आप उधारी में माल बेचेंगे वो आपके होते हैं सन्ड्री डेबिटर्स, ए पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो टेली में जब आप ग्रुप देते हैं तो यही ग्रुप आता है वो सन्ड्री डेबिटर। जिसको क्रेडिट पे सेल किया उसको आप ग्रुप देंगे सन्ड्री डेबिटर्स। जिससे उधारी में परचेस किया उसको बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर यानी हुए आपके लेनदार जिसको आपको पैसा चुकाना है, और डेबिटर हुए आपके देनदार जिनसे आपको पैसा लेना है। क्लियर है? ठीक है। अब ये होता है ट्रांजैक्शन। ये भी बढ़िया शब्द है ट्रांजैक्शन। आप सुनिए, बैंक ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि नहीं। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर गुड्स एंड सर्विस। दो व्यक्तियों के बीच जब माल या सेवा का आदान प्रदान होता है तब हुआ ट्रांजैक्शन। जैसे मेरी दुकान है तो मेरे यहाँ जितने लोग आते हैं, क्या सारे लोग सामान खरीद के ले जाते हैं? कुछ लोग सिर्फ पूछ के चले जाते हैं, पूछ के चले जाते हैं, तो वहाँ ट्रांजैक्शन नहीं है, वहाँ इंक्वायरी, सिर्फ इंक्वायरी, जानकारी है। लेकिन इंक्वायरी करने के बाद अगर दोनों के बीच लेन देन हुआ, जैसे मेरे कपड़े की दुकान है, ग्राहक आया, बहुत सारा कपड़ा दिखाया, मैंने लिया नहीं, तो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। उसने एक कपड़ा लिया तो मैंने उसको कपड़ा दिया, बदले में उसने मुझे पैसे दिए, तो ये अब ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, अब तुरंत पैसे दिए तो कैश ट्रांजैक्शन, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, और बोला इसका मेरा नोट कर लीजिए, 1 महीने बाद पैसे दूंगा, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है ना, यही है सन्ड्री डेबिटर्स। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में उधारी लिया, पैसे बाद में देंगे, तो ये हुआ सन्ड्री डेबिटर्स। जिसको हमने सेल किया और वो पैसे बाद में देगा, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और वो पार्टी जो है वो हमारी देनदार है, तो उसका जो ग्रुप है सन्ड्री डेबिटर्स, उसी में हम भी कहीं से उधारी में सामान लाएंगे, तो हमारा वो पार्टी हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे मैंने आपको उधारी बेचा तो आपने मेरे से उधारी खरीदा, तो आप भी अकाउंट मेंटेन करोगे, मैं भी अकाउंट मेंटेन करूँगा, तो मेरे लिए आप देनदार हो तो मैं आपको लिखूँगा सन्ड्री डेबिटर, और आपके लिए मैं लेनदार हूँ तो आप मुझे लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। देनदार और लेनदार, क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल पे सन्ड्री डेबिटर्स एंड क्रेडिट परचेस पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्लियर है? ट्रांजैक्शन समझ में आया? दो व्यक्तियों के बीच जब माल का और सेवाओं का आदान प्रदान होता है और बदले में पैसा लिया दिया जाता है, तो तुरंत पैसा लिया जाता है तो फिर वो कैश ट्रांजैक्शन, और बाद में लिया जाता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सन, व्यक्ति। अकाउंट में पर्सन 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। नॉर्मली हम एक ही प्रकार के व्यक्ति हैं, तो ये हम जो व्यक्ति हैं ना, वो नेचुरल हैं, कुदरती रूप से हम पैदा होते हैं, है ना, माँ बाप से, तो उसको हम एनी इंडिविजुअल नेचुरल व्यक्ति बोलते हैं। जैसे महेश शर्मा, है ना, मेरा नाम है और मेरा सरनेम है, आपका भी नाम सरनेम है, तो ये हुए हम नेचुरल व्यक्ति। एक और व्यक्ति होते हैं दूसरे प्रकार के, जो अकाउंट में दिए जाते हैं, जो विधि द्वारा बनाए जाते हैं, बाय लॉ, विधि द्वारा, कानून के द्वारा कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आप जैसे आप अपना नाम चांदनी, सरनेम क्या लिखते हो? चांदनी साहू, तो चांदनी साहू आप नेचुरल हो। अब आप एक कपड़े का शोरूम खोलोगे, है ना, तो उसका नाम चांदनी साहू रखोगे, क्या रखोगे? चांदनी रख सकते हो, लेकिन बाजू में साहू थोड़ी लगाओगे। चांदनी कलेक्शन, ऐसा एग्जाम्पल। चांदनी क्लॉथ स्टोर, चांदनी टेक्सटाइल, कपड़े की दुकानों के नाम ऐसे होते हैं। तो अब ये चांदनी कलेक्शन क्या हुआ? एक फर्म हो गई, या फिर वो कंपनी हो गई। ठीक है, महेश ट्रेडर्स, हाँ, ठीक है। तो कंपनियों के और फर्मों के नाम ऐसे होते हैं, उसमें सरनेम नहीं लगते, आप समझ रहे हैं, तो उसमें सरनेम नहीं लगते। तो इस तरीके से, तो ये भी एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो नाम से आप समझ जाओगे कि ये फर्म का नाम है कि ये व्यक्ति का नाम है। कैसे समझेंगे? अगर उसमें सरनेम लगा होगा तो वो नेचुरल है, पहला प्रकार का व्यक्ति है। अगर उसमें कुछ और लगा होगा, कलेक्शन, कंपनी, एंटरप्राइजेस, टेक्सटाइल, है ना, ऐसे सामने अनाज भंडार, स्वीट्स, ये सब मार्केट में दुकानें दिखती है ना, बोर्ड लगे होते हैं दुकानों में, वो सब ये आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, ठीक है। तो इसकी आईडी क्या बनती है? नेचुरल की आईडी जैसे हमारा आधार बनता है, नेचुरल व्यक्ति का पैन कार्ड बनता है। ठीक है, तो वैसे ही फर्म की आईडी क्या होती है? इसका जीएसटी नंबर,
जो इसका सर्टिफिकेट होता है, इसके पंजीयन का सर्टिफिकेट होता है, तो वो होता है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी से इसकी पहचान होती है ना। जो बैंक है ना, स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ये क्या है, ये कंपनियां हैं, है ना। छोटे लेवल पे फर्म, बड़े लेवल पे कंपनी। इसी तरीके से समितियां भी बनती हैं। ये सारी जितनी चीज़ें हैं जो विधि के द्वारा एक सर्टिफिकेट के रूप में मिलती है, ठीक है। और जैसे स्टेट बैंक की बात करता हूँ मैं, है ना, ये महेश शर्मा तो एक व्यक्ति है जिसके साथ में मिलूँगा, बात कर सकता हूँ, हाथ मिला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन चांदनी कलेक्शन कौन है, किसका चेहरा सामने आता है, एक बोर्ड दिखाता है बस। चांदनी साहू बोलूँगा तो आपका चेहरा सामने आता है, लेकिन चांदनी कलेक्शन बोलेंगे तो किसका चेहरा दिखेगा आपको, किसी का नहीं। जो बोर्ड लगाया वो दिखेगा दिमाग में। तो ये व्यक्ति नहीं है, बट इसको व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है ना, उसका भी दर्जा प्राप्त है। फर्म को, कंपनी को, स्टेट बैंक नाम चलता है ना, कंपनियों, कई सारी कंपनियों के नाम चलते हैं, फर्मों के नाम लिखे रहते हैं, है ना। सामने दुकान में लिखा हुआ है अग्रवाल अनाज भंडार, अग्रवाल स्वीट लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, ये फर्म है, उस मालिक का नाम अग्रवाल अनाज भंडार नहीं है, तो मालिक का नाम सरनेम है अग्रवाल, और नाम जो भी होगा, वो अनाज का भंडार है तो वो हाँ, वो फर्म का नाम है उसकी, वहाँ अनाज रखता है वो। दोनों फ़र्क समझ में आया, है ना। तो फर्मों के नाम, तो ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव, इसमें नाम नहीं आता, लेकिन ये भी व्यक्ति कहलाता है। जैसे ड्राइंग, आहरण, तो आहरण कौन करता है, प्रोप्राइटर, तो ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव होता है इनडायरेक्टली, आया समझ में। सैलरी पेबल, सैलरी देना है तो किसी एम्प्लॉय का नाम आता है, भाई रमेश को सैलरी देनी है, या रमेश का नाम है, बट नाम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति समझ में आ गया। अकाउंट में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब ये टेली में आपको याद है Alt F2 पे चेंज करते हैं अपन, वही है फाइनेंशियल ईयर। अभी टेली आप शुरू नहीं किए हो ना, या किए थे तो आप चेंज करवाए थे, याद है। Alt 2 में डेट चेंज करते हैं और Alt F2 में फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं, ये वही है। तो अकाउंट जो है ना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मेंटेन किए जाते हैं, कब शुरू करके कब ख़त्म किए जाए। तो फाइनेंशियल ईयर को शुरू करते हैं 1 तारीख को और 2 तारीख को ख़त्म करते हैं। वो तारीख होती है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होती है फाइनेंशियल ईयर। तो ये जैसे ही ख़त्म होता है, ये उसके जस्ट असेसमेंट साल अगला, उसका जस्ट अगला साल असेसमेंट ईयर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कंपनी को ऑडिट वगैरह कराना होता है, ठीक है, कर निर्धारण कराना होता है, ठीक है। तो ये हुआ असेसमेंट ईयर। फिर है यहाँ पर अकाउंट बुक्स, एंट्री और अकाउंट्स। तो अकाउंट बुक जिन बुक्स में एंट्री की जाती है, ये जर्नल है, लेजर है, कैश बुक है, इनमें एंट्रियाँ की जाती है। किसकी की जाती है, ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन करने के बाद हमको क्या मिलता है, वाउचर। हमको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिलता है ना, बिल मिलता है, रसीद मिलती है, स्लिप मिलती है, वो सब वाउचर होते हैं, ठीक है। तो उसकी फिर एंट्री की जाती है। तो एंट्री करने का एक साइंटिफिक सिस्टम है। डेबिट और क्रेडिट का नियम है कि किसको डेबिट करते हैं और क्यों करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं और क्यों करते हैं। तो वो अपने को साइंस समझना है कि ये डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ। डेली में दिक्कत आ रही थी ना करते समय, नहीं आ रहा था ना समझ में, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो अब इसको इसमें समझना है। फिर समझने के लिए मैनुअल अभ्यास करना है। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका मैनुअल अभ्यास करेंगे ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जॉब पे जिम्मेदारी पूर्वक हमको एंट्री सही सही करनी है। तो एंट्री को सही सही समझने के लिए हमको बेस जड़ में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने अकाउंटेंट बनने का सोचा है, ऑपरेटर कुछ भी करता है, चलता है, तो ऑपरेटर से वो शॉर्टकट में चल जाता है। लेकिन अकाउंटेंट बनना है तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमने जो एंट्री करी है वो सही है, ठीक है। तो अकाउंट ट्रांजैक्शन हेड, लेन देन को, ट्रांजैक्शन को हम क्या नाम दें। जैसे ट्रांजैक्शन लिखा है ना, कि फलाना किसको लेन देन किया, एक व्यक्ति को दिया। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि मैंने आपको 10,000 रुपये, ये बैठा है मुकेश, उसको 10,000 रुपये दिए और आप मेरे अकाउंटेंट हो, मैं आपको बोलूँगा एंट्री करिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तय करना पड़ता है, डबल एंट्री सिस्टम है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है ना। तो 2 अकाउंट के नाम सबसे पहले तय करने होते हैं हमको। तो वो नाम कैसे तय करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मुकेश को हमने 10,000 रुपये नगद दिए, अब इसकी एंट्री करनी है, तो कौन से 2 अकाउंट आएंगे इसमें, कौन से 2 अकाउंट आएंगे। उसको हम दिए, हाँ, उसको 10,000 रुपये दिए,
तो हर ट्रांजेक्शन में दो नाम चाहिए, एक को डेबिट में लिखेंगे, एक को क्रेडिट में लिखेंगे, तो दो अकाउंट के नाम चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने मुकेश को 10,000 रुपये दिए, तो इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट हैं? सबसे पहला काम है ये पहचानना। तो कौन से हुए दो अकाउंट? आप अंदर परचेज़ की तो बात ही नहीं थी, हमने तो उसको पेमेंट दिया है। तो एक मुकेश का नाम आएगा और एक कैश आएगा। हाँ, उसको दे रहे हैं तो उसको दे रहे हैं, हाँ, उसका नाम आएगा। ठीक है, पैसा दे रहे हैं तो वो क्या हाँ हाँ। तो अब इतने डिस्कशन में हम ये चीज़ सामने आई कि इसमें एक मुकेश आएगा और एक कैश आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि मैंने 10,000 रुपये मुकेश को दिए। अब मैं फिर से इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, मैंने मुकेश को 10,000 क्यों दिए? इसकी सैलरी थी, सैलरी की दिए। तो क्या अब भी वही एंट्री रहेगी या चेंज होगी? चेंज हो जाएगी। अभी मुकेश भी वही है, मैं भी वही हूँ, 10,000 भी वही है, लेकिन क्यों? कारण जो है वो चेंज हो गया। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी? एक सैलरी अकाउंट आएगा और एक कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, अब मैं फिर से इसको अल्टर करता हूँ। जो मुकेश को जो मैंने 10,000 रुपये दिए, ये किराया था, किराए के दिए इसको। अब फिर से चेंज हो जाएगा, अब एक रेंट अकाउंट आएगा और एक कैश अकाउंट। मुकेश भी वही है, मैं भी वही हूँ, 10,000 भी वही है। क्या बदल रहा है? उद्देश्य बदल रहा है। तो अकाउंट का नाम उद्देश्य के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, माल है बेचने के लिए लाऊंगा तो वो परचेस अकाउंट में एंट्री होगी, यूज़ करूंगा तो असेट्स अकाउंट में एंट्री होगी, घर ले जाऊंगा तो ड्राइंग अकाउंट में एंट्री होगी, वही माल है। तो अगर ये मैं नहीं समझूंगा बेस और एंट्री कर दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगी एंट्री। ड्राइंग असेट में चला जाएगा, असेट परचेस में चला जाएगा, तो सब गड़बड़ होने वाला है, गोबर होने वाला है। तो इसलिए बेस को समझना ज़रूरी है, और एक बार समझ गए लाइफ लॉन्ग फुर्सत, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी परवरिश, आप में जो संस्कार जा रहे हैं वो अकाउंटेंट के जा रहे हैं। और ये नहीं समझेंगे और करते रहेंगे तो ऑपरेटर 4 बटन दबाए चले, तो उसकी लाइफ और उसकी सीमा और उसका भविष्य वैसा है। तो हमको तय करना है, हमको कंपाउंडर बनना है कि डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए शरीर का अध्ययन करना होता है, तभी डॉक्टर को पता रहता है कि कौन सी दवाई क्या और कैसे असर करेगी और किसको कितनी देनी है। हमसे उम्र भी पूछता है ना, हमसे और चीज़ें भी पूछता है ताकि साइड इफ़ेक्ट ना हो। साथ में कोई गोली और भी दे देता है, मेन गोली के साथ सपोर्टिंग गोली देता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी का सिस्टम का अध्ययन करता है। तो वैसे ही है, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको मार्केट का और अकाउंटिंग के बेस का, प्रिंसिपल का, नियमों का अध्ययन करना होगा, चीज़ों को अच्छे से समझना होगा 100%, फिर अकाउंट में काम करना होगा। ठीक है, ये कीबोर्ड पे मैं टाइप कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी टाइपिंग तो कर रहा हूँ लेकिन भाषा का ज्ञान नहीं है, तो क्या लिख रहा हूँ मेरे को मीनिंग ही नहीं पता। वैसे ही आपको अकाउंट का ज्ञान नहीं और आप डेली चलाओगे तो आप ऑपरेटर हो, काला अक्षर भैंस बराबर। क्या एंट्री हुई, क्यों हुई, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, सिंडिकेटर क्यों है, डेबिटर क्यों है, मेरे आपको पता ही नहीं, तो बस डेली चलाते रहो, ख़त्म बात। तो ऑपरेटर बने रहोगे और चीज़ों को समझोगे, फिर अभ्यास करोगे तो दिमाग में चीज़ें बैठेगी, तो जब आप जॉब करोगे वो चीज़ें आपको दिखेगी। जब समझोगे तो आप डॉक्टर हो, नहीं समझोगे तो आप ऑपरेटर हो। ये फ़र्क है। क्लियर है? फंडामेंटल क्लियर है? लाइफ का फंडा है, सब फील्ड पे लागू होता है, इसलिए डॉक्टर का एग्जांपल हमको जल्दी समझ में आता है। तो अकाउंट क्लियर हुआ, ट्रांजैक्शन हेड है ना, लेन देन वही रहेगा, ट्रांजैक्शन बदल जाएगा क्योंकि उद्देश्य बदल जाएगा। तो सबसे पहला काम जब एंट्री करने जाएंगे ना, आपको सबसे पहला काम यही करना होगा कि आपको ट्रांजैक्शन दिया जाएगा कि मैंने मुकेश को 10,000 दिए, अब 2 अकाउंट का नाम तय करिए। तो आपको उद्देश्य में जाना पड़ेगा, फिर आपको 2 अकाउंट लिखने पड़ेंगे, फिर किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें वो बाद में आएगा, उसके बाद आएगा। पहले अकाउंट का सही नाम तो, पहले अकाउंट का नाम तो सही आए। हमने उसको पैसा दिया तो वो कैश हो गया, किसको दिया तो वो नाम में उसका हाँ, नाम आएगा, लेकिन उद्देश्य अगर सैलरी दिए तो सैलरी होगा, अगर उद्देश्य किराया वाला है तो किराए का अकाउंट आएगा। फ़र्क हुआ ना? मुकेश भी वही है, मैं भी हूँ, व्यक्ति वही है, बट उद्देश्य की वजह से अकाउंट के नाम में फ़र्क आता है। तो ये समझना, तो उसमें अकाउंट का नाम तय करना, फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का नियम लगाना, वो इसके बाद आएगा। तो 2 चीज़ों पे आपकी एंट्री 100% सही टिकी होती है। अगर ये 2 बिंदु आपके क्लियर हैं, इसको आपने अभ्यास कर लिया, तो आपकी एंट्री हमेशा सही होगी और उसको आप ही साबित करेंगे और आप ही डिक्लेयर करेंगे कि मैंने एंट्री सही की है, क्योंकि मैंने एंट्री के नियम का पालन किया, मैंने उद्देश्य समझ के अकाउंट को सही नाम दिया है और सही नियम लगाया है कि ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। ठीक है, फिर किसी से आपको एंट्री चेक कराने की, पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरी एंट्री सही है या नहीं।
नियम और उद्देश्य जानेंगे तो आप खुद सही एंट्री कर सकते हैं और अपनी एंट्री को खुद प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं मैंने सही किया, मैंने नियम का पालन किया। वो सीखना है, ठीक है। एक एंट्री जब करेंगे आप तो दूसरा चेक करेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। इंटरव्यू में, जॉब में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आप सही एंट्री करनी आती है नहीं, या आपसे ये पूछा जाता है कि कहीं काम किया है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं, ठीक है। जैसे नए आदमी को गाड़ी चलाने नहीं दी जाती, और गाड़ी अगर नया आदमी चल रहा है तो उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करे, एक्सीडेंट होने का खतरा है ना। तो वही जिम्मेदारी और वही प्रोसीजर जो है वो आपके अकाउंट पे भी लागू होता है, और वही प्रोसीजर हॉस्पिटल में लागू होता है। आप नर्स और कंपाउंडर से ऑपरेशन कराना पसंद करेंगी? नहीं करेंगी, जो बड़ा डॉक्टर रहेगा जो जाने हाँ, क्योंकि नाजुक काम है, जिम्मेदारी वाला काम है जो व्यक्ति है। तो यही फ़र्क अकाउंट में भी होता है। पैसे का हिसाब है, जिम्मेदारी का काम है, जीएसटी है, कैलकुलेशन है, टैक्स है, नियम है, कानून है, सब है। तो उसका पालन करते हुए अकाउंट की एंट्री करना है। आ रही बात समझ में? तो फंडामेंटल समझना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अकाउंट में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये अवेयरनेस का विषय है, ठीक है। अब आइए ट्रांजैक्शन पे। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट किसको बोलते हैं? कंसेशन को डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट यानी कंसेशन, ठीक है। तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट टू प्रमोट ट्रेडिंग करने के लिए दिया गया डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और इसको बिल में ही घटा दिया जाता है, इसलिए इसकी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैश डिस्काउंट टू प्रमोट अर्ली पेमेंट, ठीक है। मैंने आपको माल उधारी बेचा, 1 महीने बाद आप पेमेंट देने वाले हो। अब मैं आपको फिर से, पहले तो आप मेरे से माल खरीदो, दूसरों से मत खरीदो, इंक्वायरी मत करो। तो आप मेरे से माल खरीदो तो क्यों खरीदोगे भैया आप? तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो अब ये डिस्काउंट क्यों दिया मैंने? ट्रेडिंग प्रमोट किया कि आप मेरे से ट्रेडिंग करिए, मेरे से व्यापार करिए, सिर्फ इंक्वायरी मत करिए, ट्रांजेक्शन भी करिए। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो ये मैंने डिस्काउंट किस लिए दिया? व्यापार करने के लिए। तो ये ट्रेड डिस्काउंट, ये बिल में माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। फिर अब ये माल आपने मेरे से उधारी लिया, इसकी पेमेंट आप मुझे 1 महीने बाद करने वाले हो। अब क्या करूँगा मैं? आपको बोलूँगा ठीक है आप 1 महीने बाद करिएगा। अगर वो पेमेंट आज करते हैं, नियत तिथि से पहले कैश देते हैं, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो कैश जल्दी पेमेंट के लिए दिया गया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जैसा नाम है वैसा उसका मीनिंग है। ट्रेडिंग के लिए दिया गया डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। जल्दी पे कैश के लिए दिया गया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। सिंपल एंड बेस्ट, ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट, उसके बारे में डिटेल है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ऑपरेटर और अकाउंटेंट के डिफरेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अकाउंटेंट कौन होता है? एक व्यक्ति जो फाइनेंशियल डाटा को कैटेगराइज करता है, सही सही ग्रुप देता है, सही सही अकाउंट का नाम देता है, किस आधार पे? उद्देश्य के आधार पर। सही सही वेरिफिकेशन करता है, सही सही डेबिट और सही सही क्रेडिट करता है, डेबिट और क्रेडिट के नियम जानता है, ठीक है। फिर जीएसटी के नियम जानता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट जानता है, उनका पालन करते हुए काम करता है, वो होता है अकाउंटेंट। जो बिना समझे ये करता है वो ऑपरेटर, जिसका बेस क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, मंथली टैक्स स्टेटमेंट बनाता है, पार्टियों को रिपोर्ट करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के और बेहतर उपयोग करता है, किसकी उधारी बाकी है, किसका ड्यू कब है, वो सारा काम करता है। उसको सारा काम जो है, जो भी नियम बनाए हैं अकाउंट से संबंधित, वो सारे काम जो करता है वो अकाउंटेंट होता है ना। जो सीए को रिपोर्ट करता है, जो कंपनी के मालिकों को रिपोर्ट करता है, फर्म के प्रोपराइटर को रिपोर्ट करता है, सीए को सारी रिपोर्ट बना के देता है, जो आपके डेबिटर और क्रेडिटर से लेन देन करता है, सारा जो है व्यवस्थित तरीके से आपका हिसाब किताब जो रखता है, जो टैक्स को समय पर भेजता है। समय पर नहीं भेजो तो पेनल्टी लग जाती है, ठीक है। तो चीज़ें टाइमली करता है तो उसको फिर हम अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अब इसको फिर से आप चाहें तो रिवीजन करिए अच्छे से और फिर आगे बढ़िए, फिर अगला जर्नल का चैप्टर कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।